नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास की दुनिया जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, इसका चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति, इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इससे पिछले 2 अभ्यासों को इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से उसको पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक नंबर है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस में राजनात्मक शासन था। लुई 16 के गद्दी पर बैठने के पहले फ्रांसीसी साम्राज्य को प्रतिनिष्ठा काफ़ी बढ़ी चढ़ी थी, लेकिन यह नया शासन निरंकुश, फिजूल खर्च और भारी अयोग्य निकला। इस प्रकार राजा की निरंकुशता धर्म पर थी। 175 वर्ष तक संसद की एक भी बैठक नहीं हुई, इससे जनता नाराज हो गई। ओके, चलिए अगला 2 नंबर है, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस का समाज 3 भागों में बांटा गया है। इन भागों में एस्टेट में पादरी लोग आते थे, इनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। दूसरे एस्टेट में कुलीन या अभिजात वर्ग के लोग थे, इनकी संख्या मात्र 40 लाख थी, जो 80,000 परिवार में बांटे थे। इसी सामाजिक असमानता ने फ्रांस में क्रांति का भाग्य प्रशस्त कर दिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 है, क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा विदेशी युद्ध होता था, राजघराने और सरकारी मुलाजिमों की फिजूल खर्चों ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति हौडोल कर दी थी। ठेकेदार लोग भूमि कर वसूलते थे, जिन्हें टैक्स जर्मन कहा जाता है। नेताओं के प्रकाश में आते ही क्रांति का आरंभ हो गया और क्रांति के सफलता भी प्राप्त कर ली। तो अगला प्रश्न नंबर 4 है, फ्रांस की क्रांति के वैधानिक कारणों का उल्लेख करें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहा जाता है कि फ्रांस की वास्तव में मध्य वर्ग बुद्धिजीवियों की क्रांति थी, जिनमें विचार चिंतक, लेखक, शिक्षा प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील जैसे लोग शामिल थे। इस कारण इस क्रांति को वैधानिक आंदोलन भी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लेटर टी कोचेट से आप क्या समझते हैं। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तत्कालीन फ्रांस में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। जनता के होते कि कोई भी बात बोलने की मनाही थी। भाषण, लेखक, विचार की अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता आदि सभी पर प्रतिबंध थे। राजा के मुंह से कोई भी नकली बात को ही कानून माना जाता था। बिना अभियोग बताए ऐसे ही गिरफ्तारी वारेंट को फ्रांस में लेटर्स द कोचेट कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न नंबर 6 है, तो उत्तर हो जाएगा, अमेरिका स्वतंत्रता में फ्रांस का क्रांति पर यह प्रभाव पड़ा कि लिफायते ने नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध और अमेरिका के पक्ष में युद्ध किया था। अपना आर्थिक स्थिति को संभालना फ्रांस के राजा के लिए कठिन हो गया। क्रांति पर इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव से तात्पर्य है विश्व का कोई भी व्यक्ति, जबकि नागरिक का अर्थ है देश विदेश में होने वाली उस राज्य का सदस्य। 27 अगस्त 1789 में फ्रांस में
नेशनल असेंबली ने अधिनियम बनाया उसमें मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न नंबर 8 है, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति का भाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा। प्रमुख प्रभावित होने वाला देश इंग्लैंड था। इंग्लैंड ही नेपोलियन के विजय अभियान पर अंकुश लगाया था और उसे लगाया था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 है, फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया कैसे? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली एक ऐसी देश है जो अनेक भागों में बांटा हुआ था। क्रांति के बाद नेपोलियन ने जो अपनी सेना का गठन किया उसमें सभी भागों के सैनिक लिए गए। ओके, अगला 10 नंबर है, फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी छोटे छोटे 300 राज्यों में बट गया था। क्रांति के पश्चात जब नेपोलियन का विजय अभियान शुरू हुआ तो उसने उसे 300 राज्यों में से मात्र 38 राज्य में समेट लिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर है, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण है। 1 नंबर कारण है फ्रांस का राजा और रानी मेरी अत्यंत खर्चीले थे, राज्य कोष खाली हो गया था। दूसरा नंबर है धनी लोग कर्ज से मुक्त थे, जन धारण को हर तरह से खर्च देने पड़ते थे, अतः विधि दोषपूर्ण थी। ओके, अगला 3 नंबर है, फ्रांस में 15,000 बड़े पदाधिकारी अपार धन वेतन में पाते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें। ओके, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पुरातन व्यवस्था का अंत, इस क्रांति में पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर लिया। आधुनिक युग का आरंभ हुआ जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। सामंतवाद का अंत हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 है, फ्रांस की क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस में सबसे अधिक असंतोष मध्य वर्ग में था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग एवं संपन्न होते हुए थी इन्हें कुलीनों जैसे सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। राज्य में सभी बड़े पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे, जिनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए न कि वंश। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 है, फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों का क्या योगदान था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांस में अनेक दार्शनिक जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था पर करार प्रहार किया, इसमें मोस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, फ्रांस की क्रांति की देनों का उल्लेख करें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि संसार के समस्त देश अनेक देनों को अस्थायी रूप से प्रभावित हुई। वास्तव में इस क्रांति के कारण एक नए युग का उदय हुआ, जिनके 3 प्रमुख सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और
मातृत्व की भावना पूरे विश्व के लिए अमर वरदान सिद्ध हुई। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 है, फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस तरह प्रभावित किया। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। संसार का कोई भी देश अछूता न रहा, खासकर यूरोप तो इसके व्यापक प्रभाव में आया। अगला 7 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी, इस कथन की पुष्टि करें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप में इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिनके एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 है, फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16 की तरह उत्तरदायी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लुई 16 के बाद फ्रांस की गद्दी पर लुई 16 गद्दी पर बैठा अयोग्य और निरंकुश था। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 है, फ्रांस की क्रांति में जोकोबिन दल की क्या भूमिका थी। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। यद्यपि लुई 16 ने इस सिद्धांत को मान लिया, परंतु मिराबिया की मृत्यु के बाद देश में हिंसात्मक विरोध की शुरुआत हो गई। इसमें समानता के सिद्धांत की अवहेलना की, बहुसंख्याओं को मतदान से वंचित रखा गया था, सिर्फ धनी लोग को ही यह अधिकार दिया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 और यह लास्ट प्रश्न है, नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार पारित किए। ओके, उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई 16 नाम मात्र का राजा रह गया और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनने लगी। ओके,